हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीम CLC फिजिक्स से भगवान सहाय गोरा। आज हम मिड टेस्ट सीरीज का लास्ट जो पेपर है आपका उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपका मिड टेस्ट का एक लगातार सितंबर से हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रही थी बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट की होगी और अभी ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी हमारी आने वाली जो मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज है दंगल, वो शुरू होगी 15 फरवरी से, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बूस्ट होगा। तो देखते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर हम फिजिक्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक वाटर फाउंटेन की बात की गई है जो कि ग्राउंड पर वाटर स्प्रिंकल कर रहा है। हमें बताया गया है कि इसकी जो स्पीड है वाटर की वो v है और टोटल एरिया पूछा है कि जो फाउंटेन है वो कितना एरिया यहाँ पर वेट करेगा। तो इस केस में हम बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लो कोई एक फाउंटेन लगा हुआ है, तो ये जो फाउंटेन है इससे वाटर कुछ इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में स्प्रिंकल हो रहा होगा और उस केस में यहाँ पर एक सर्कल जैसी शेप बनेगी इसके अराउंड। इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो इसकी रेंज के इक्वल होगी। तो जो मैक्सिमम रेंज होती है वो हमें मालूम है, मैक्सिमम रेंज कितनी होती है v²/g, और जो सर्कल होता है इसका एरिया होता है πr²। तो यहाँ पर r की जगह अगर हम v²/g पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन 4। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट तक अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जा सकता है तो वो जो हाइट होती है वो होती है u²/2g और इसकी वैल्यू दे रखी है 10। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी। जो मैक्सिमम रेंज होती है वो होती है u²/g, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो अगर यहां से u²/g की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए डिस्क इन विच सेवरल ग्रूव्स आर कट अलोंग द कोड ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से हमने बहुत सारे यहाँ पर ग्रूव बना रखे हैं। इज अरेंज्ड इन ए वर्टिकल प्लेन, सेवरल पार्टिकल्स स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम ए। यहां से पार्टिकल्स स्लिप करना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से अलग अलग ग्रूव में। Assuming friction and resistance negligible, the time taken in reaching the edge of disk will be। कि यहां तक जो पार्टिकल्स है इनको पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसकी हमें बात करनी है। मुझे ये पता है कि ये जो एंगल होगा यहाँ पर ये डेफिनेटली कितना होगा 90 डिग्री। अगर 10 तक की मैथमेटिक्स को आप फॉलो करते हो तो जो हाफ सर्कल के पेरीमेट्री पर जो एंगल बनता है डायमीटर के थ्रू वो कितना होता है, हमेशा 90 होता है। ये जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी 2r, या इसको आप h मान लो। तो अगर ये h है, यहां का एंगल मान लो मैं थीटा लेता हूं तो ये हो जाएगा h cos थीटा, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए l लिख दे रहा हूं। तो मुझे पता है कि जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है √2l/a। अब इस तरफ जो a लग रहा होगा, अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है, दैट मीन्स नीचे की तरफ अगर एक्सेलरेशन g है तो इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा g cos थीटा। तो यहां पर l की और a की वैल्यू जब जैसे हम पुट करेंगे 2l की वैल्यू हो गई h cos थीटा अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी g cos थीटा। अगर यहां देखें हम तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा। ऐसा किसी भी एंगल की हम बात कर सकते हैं। हर बार क्या आएगा 2h/g आएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेम इन ऑल ग्रूव। तो क्वेश्चन थर्ड भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम बात करें। फोर्थ में देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है हमें और बोला गया द रेट ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिसलेरेशन इज कांस्टेंट एंड इज 5। यहाँ पर जो इसकी एक्सेलरेशन है, जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इफ द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 20, इस पूरी मोशन के टाइम पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाएगी 20। देन द वैल्यू ऑफ t, तो हमें ये t वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप समझिए कि यहाँ पर अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, और यहां तक भी ये क्या रहेगा 5t रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसकी स्लोप है वो कितनी है t है। तो अगर ये 0 है वैल्यू तो यहां तक आते हैं t टाइम में कितनी हो जाएगी 5t। तो अब अगर मैं इसका एवरेज वेलोसिटी निकालनी तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एरिया
ऑफ ग्राफ वी टी अपॉन में डेल टी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कितना दे रखा है, 20 दे रखा है एवरेज वेलोसिटी। डेल टी कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास टोटल हो गया 25। ये वाला जो ग्राफ है इसका एरिया हो जाएगा हाफ टी इंटू 5t। और अगर ये स्पेस t है, यहां 5t से 0 हो रहा है, यहां 5t 0 हो रहा है, तो ये स्पेस भी क्या होगा, t होगा। तो यहां पर इसी वैल्यू को मैं इस ग्राफ के एरिया के लिए और इस ग्राफ के एरिया के लिए 2 से कर दे रहा हूं मल्टीप्लाई। तो हमारी स्टेप्स थोड़ी कम हो जाएंगी यहां पर। प्लस इस जगह का एरिया और निकालना मुझे, तो ये t और ये t माइनस कर दूं तो ये जो स्पेस हो जाएगा 25 माइनस 2t। तो यहां पर 25 माइनस 2t को मल्टीप्लाई करना। इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ तो 5t है, तो 5t से इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर ये हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वल हो जाएगा 500। यहां अगर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5t स्क्वायर। यहां पर अगर 25 को 5t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125t और ये हो जाएगा माइनस का 10t स्क्वायर। यहां से इसको और इसको ऐड करें तो ये होगा माइनस 5t स्क्वायर। जिसको इस तरफ अगर ले आए, या पहले एक बार यही लिख देता हूं, 500 इक्वल टू 125t माइनस 5t स्क्वायर। या इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 25t माइनस टी स्क्वायर। दैट मीन्स टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इक्वल टू होगा 0। यहां पर इसको ब्रेक करेंगे तो t माइनस 20t माइनस 5t प्लस 100 इक्वल टू 0। यहां t को सोल्व करने पर दो आंसर हमारे पास आने हैं, एक 20 आना है और एक 5 आना है। 20 इम्पॉसिबल आंसर है, क्योंकि यहां से यहां तक भी अगर 20 होगा और यहां से यहां तक भी अगर 20 होगा तो उस केस में ये वैल्यू ऑलरेडी 40 हो चुकी होगी, जो कि 25 से ग्रेटर है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो केवल 5 होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। यहां पर बोला गया पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप वेयर के इज ए कांस्टेंट। द जनरल इक्वेशन फॉर इट्स पाथ इज। हमें इस पाथ के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है जिस पाथ पर ये पार्टिकल इस स्पीड से मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब हम यहां पर बात करें तो जो v हो जाएगा, v का जो x वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या दे रखा है, y। तो दैट मीन्स vx हमें दे रखा है ky। ऐसे ही जो vy दे रखा वो हमें दे रखा है kx। vx क्या हो जाएगा, तो vx यहां पर हो जाएगा dx बाई dt, जिससे ये आ जाएगा k y। और ऐसे ही vy क्या हो जाएगा dy बाई dt, जो कि क्या हो जाएगा kx। अगर इन दोनों को डिवाइड कर लें तो dt से dt कैंसिल। दैट मीन्स हमारे पास आ गया dx अपॉन dy इक्वल टू k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y अपॉन x। और उस केस में हम लिख सकते हैं x dx इक्वल टू y dy। इसको इंटीग्रेट कर लें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट c1 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट c2 यहां पर आ जाएगा। अब ऐसी इक्वेशन अगर c2 और c1 को एक तरफ लेकर कांस्टेंट बना दिया जाए तो उस केस में हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। A 40 kg slab rests on a frictionless floor. A 10 kg blocks rest on top of the slab. The coefficient of friction between the block and the slab is 0.40. यहां पर ये जो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.4 है। The 10 kg block is acted upon by a horizontal force of 100 Newton. इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगा रखा है एंड g की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑन द स्लैब, इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, यानी कि a जो होगा
वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा म्यू इंटू जी के, जो कि कितना है 0.4 इंटू यहाँ पर जी जो है वो दे रखा है अपने को, जी की वैल्यू जाएगी 10। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो हो सकता है 4। लेकिन यहाँ पर जो 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन की वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल जो सिस्टम है वो किससे मूव कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल जो सिस्टम है उसका मास कितना है 50 और फोर्स लगा रहे हैं हम 100 का। तो यहाँ पर F इक्वल टू हो सकता है 100 अपॉन में 50। यहाँ पर ब्लॉक और स्लैब के बीच में 0.40 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा है इस स्लैब का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर 2। ये एक्सेलरेशन हो सकता है अगर ये दोनों साथ मूव करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखो कि यहाँ पर ये वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इस वाले ब्लॉक की वजह से इस पर फोर्स कितना आएगा, इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ये इस नीचे वाले पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर एफ एल जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, तो एफ एल हो जाएगा यहाँ पर म्यू एम जी। यहाँ पर म्यू कितना है, तो म्यू है यहाँ पर 0.4, एम है यहाँ पर 10, जी है 10। तो इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पर मैक्सिमम इसको जो फोर्स मिल सकता है, मैक्सिमम फोर्स एफ एल जो मिल सकता है वो मिल सकता है 40 न्यूटन। अब यहां पर अगर एफ एल की मैं बात करूं तो एफ एल यहां पर जो इस वाले स्लैब को जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे सकता है वो दे सकता है ए मैक्सिमम जो यहां पर हो सकता है वो हो सकता है 40 न्यूटन यहां पर फोर्स है और 40 इसका मास है, दैट मीन्स 1। यहां पर ये हमने अलग सिनेरियो के लिए कैलकुलेट कर लिया था। यहां पर अगर इसको मूव करवाना है तो ये मैक्सिमम कितने से मूव कर सकता है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर सकता है। क्यों मूव कर सकता है, क्योंकि यहां पर हमने 100 न्यूटन के हिसाब से, सॉरी यहां पर हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन के हिसाब से कैलकुलेट किया तो ये कितना आया 1 आया। और अगर ये 1 है और ओवरऑल ये कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा सकता है इसको 2, जो कि इस 1 से क्या है ज्यादा है, दैट मीन्स ये वाला जो ब्लॉक है आपका ये सिर्फ और सिर्फ किससे मूव करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर इसकी वैल्यू अगर 1 से कम होती तो फिर जो भी यहां आंसर आता ये ब्लॉक उससे मूव कर रहा होता। क्लियर है, क्योंकि उस केस में दोनों जो स्लैब और क्या नाम है आपका ब्लॉक है ये दोनों क्या करेंगे, सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में देखो 3 blocks of masses 4 kg, 6 kg, 8 kg are hanging over a fixed pulley as shown. The tension in the string connecting 8 kg and 4 kg. तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस पूरे सिस्टम का। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर 8 + 4 ये हो जाएगा 12g माइनस 6g, क्योंकि आपका जो पुली सिस्टम है वो इधर एक्सेलरेट करेगा, और अपॉन में टोटल मास 8 + 4 + 6 ये हो जाएगा 12 and 6 18। तो यहां पर 6g अपॉन 18 बोल सकते हैं हम इसको, या फिर बोल सकते हैं g/3। तो ये g/3 के साथ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। अब पूछा है कि यहां पर टेंशन कितना है, तो इसका एफबीडी बना लेते हैं। इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा 4g, नेट फोर्स लग रहा होगा 4a और ऊपर लग रहा होगा t, दैट मीन्स 4a इक्वल टू हो जाएगा 4g माइनस टी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई g/3 इक्वल टू 4g माइनस टी। तो जो टी हो जाएगा वो हो जाएगा 4g माइनस 4g/3। ये लिख सकते हैं इसको 40 माइनस 40/3। सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो 3 ये हो जाएगा 120 माइनस 40, दैट मीन्स करेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा होगा 80/3। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। यहां पर हम 7 क्वेश्चन तक सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए फोर्स F इक्वल टू
के एक्स स्क्वायर acts on a particle in x direction. Find the work done by this force in displacing the particle from x equal to plus a to x equal to plus 2a. और k जो है यहाँ पर है वो है पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर फोर्स दिया हुआ है और मुझे वर्क डन के लिए पूछा है तो मैं वर्क कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? एफ डी एक्स से। एफ डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है के एक्स के अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो यह जो इंटीग्रेशन आएगा यह आ जाएगा माइनस का के अपॉन एक्स। और इसकी लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे हम? इसकी लिमिट पुट करेंगे हम a से लेकर 2a तक। आगे हम इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस के अपॉन 2a माइनस के अपॉन a। और यहां पर माइनस के अपॉन 2a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के अपॉन a। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा के अपॉन 2a, ऑप्शन फोर्थ। Next question. A child is standing on a long trolley moving with speed v on a smooth horizontal floor. मतलब अगर ऐसा एक ट्रॉली है जो कि इस तरफ मान लो v से मूव कर रही है और स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क नहीं कर सकता। इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली विद ए स्पीड u, अगर मान लो ये वाला जो पार्टिकल है ये अगर u स्पीड के साथ मूव करने लग जाए इस ट्रॉली के ऊपर, तो उस केस में ट्रॉली प्लस चाइल्ड जो सिस्टम है विल मूव विद स्पीड। तो उस केस में इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो सेंटर ऑफ मास की जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। दैट मींस अब भी इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? v। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यहां पर बोला गया ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद ए स्पीड 2v नॉट कोलाइड्स हेड ऑन विद एन आइडेंटिकल बॉल एट रेस्ट। If a is the coefficient of restitution, then what will be the ratio of velocity of first ball to second ball after collision? ये यहाँ पर 2v0 लिख रखा, लेकिन कोई भी स्पीड हो, मान लो u स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या लिखेंगे हम? m u इक्वल टू m v1 प्लस m v2। अगर आइडेंटिकल बॉल है तो ये जो मास है ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। u इक्वल टू v1 प्लस v2 हो जाएगा। और अगर हम E का फॉर्मूला यूज करें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, तो वो क्या होगा? v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0। तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास बनेगी EU इक्वल टू v2 माइनस v1। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर ऐड करता हूं तो v1 से v1 कैंसिल होगा। दैट मीन्स इधर क्या बनेगा? 1 प्लस E इंटू यू इक्वल टू v2। सिमिलर वे में जब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूंगा तो बनेगा 1 माइनस ई यू, और उस केस में जो v2 है वो कैंसिल होकर क्या बनेगा? यहां पर 2v2 और यहां क्या बनेगा? 2v1। तो हमें बताया क्या, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया फर्स्ट बॉल टू सेकंड बॉल। दैट मीन्स हमसे अगर मैं मान लो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करता हूं तो क्या बनेगा? v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन में 1 प्लस ई। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आप इसमें आप 2v0 रखकर भी सोल्व करोगे तो आपका सिमिलर आंसर आएगा, क्योंकि हमने देखा कि हम कोई भी स्पीड यहां पर रखें हमारा आंसर क्या आएगा? हर बार v1 अपॉन v2 इक्वल टू 1 माइनस ई 1 प्लस ई। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 11 में देखो, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रोड ऑफ ए लेंथ 1 मीटर इज गिवन बाई रो इक्वल टू a 1 प्लस bx स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड 0 to 1 रेंज दे रखी है। x की द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड विल बी एट। यहां पर अगर हम x सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x dm, dm मतलब लैम्बडा dx अपॉन में dm, दैट मीन्स लैम्बडा dx। या यहां पर लैम्बडा की जगह हमें जो लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? रो से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहां पर मैं रो लिख दूंगा और यहां भी क्या लिख दूंगा? रो लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a, x पहले से है यहां पर a 1 प्लस bx स्क्वायर dx अपॉन में यहां पर नीचे हो जाएगा ओनली a 1 प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। तो यहां से a तो कैंसिल आउट हो ही जाना है,
आगे का इस सम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर अगर इस x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा x dx प्लस x, या x को bx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा bx क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें अपॉन में, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहां पर हो जाएगा dx प्लस bx स्क्वायर इंटू dx। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो x dx ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो जाएगा x की पावर 4 बाई 4। नीचे हम देखें तो ये हो जाएगा x प्लस यहां पर x स्क्वायर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा x क्यूब बाई 3। इसको हम और आगे अगर हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4, ये बनेगा 3x प्लस x क्यूब अपॉन में 3। और यहां पर जो x है उनकी वैल्यूज दे रखी है 1 मीटर, तो अगर सब जगह x की वैल्यू 1 पुट कर दे हम तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर, 4 रह जाएगा नीचे। यहां पर बनेगा, यहां पर ये जो b है ये और आना है यहां पर, तो b और आएगा, तो उस केस में यहां पर बनेगा ये 2 प्लस b अपॉन में 3 प्लस b। तो इस तरीके का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें यहां पर तो बोला गया कि ए सिलेंडर यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane। मतलब ये जो रोड है वो इस प्लेन में क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। There is negligible friction at the pivot, the free end is held vertically above the pivot and then released। ये शुरुआत में यहाँ कहीं थी और इसको हमने ऐसे रिलीज कर दिया है। The angular acceleration of the road when it makes an angle with the vertical is। तो ये जब यहाँ से ये जब पास हो रही है इस एंगल थीटा पर, तो इस टाइम पर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट मीन्स अल्फा क्या होगा। अब यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर हम टॉर्क की इक्वेशन से अगर इसको सोल्व करना चाहें तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा, एक तरीका टॉर्क फाइंड करने का। दूसरा तरीका है कि यहां पर इसको नीचे की तरफ कौन ला रहा है, mg ला रहा है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा होगा। दैट मीन्स यहां से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, l/2। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, l/2 साइन थीटा। तो उस केस में अगर हम इसका टॉर्क निकाले तो टॉर्क हो जाएगा l/2 साइन थीटा इंटू mg। ये दूसरे तरीके से हम टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। अब I कितना होगा, I हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट रोड के लिए m l²/3 अल्फा इक्वल टू mg l/2 साइन थीटा। तो यहां से m से m कैंसिल करने के बाद एक l से एक l कैंसिल करने के बाद जो अल्फा आ जाएगा वो आ जाएगा 3g साइन थीटा अपॉन में 2l। दैट मीन्स यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 13। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद ए सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। जब भी कोई पार्टिकल ऐसे मान लो किसी भी सेंट्रल फोर्स की वजह से, मान लो ये सर्कल भी हो सकता है, इलिप्टिकल पाथ भी हो सकता है, अगर हमेशा इस पर इधर फोर्स एक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर हम देख सकते हैं कि इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, तो स्पीड चेंज हो सकती है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। लेकिन फोर्स इस तरफ है तो फोर्स के और जो आर वेक्टर है आर क्रॉस एफ, तो यहां पर आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, तो आर एफ साइन 0 होगा हमेशा सेंट्रल फोर्स की वजह से, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा ही 0। दैट मीन्स यहां पर जो टॉर्क होगा वो हमेशा ही क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस वजह से यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 2 इज गिवन बाई RT इक्वल टू
2t I वेक्टर माइनस 3t स्क्वायर j वेक्टर इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम हमसे पूछा है, हमें इसका फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, क्या होता है, m r क्रॉस v वेक्टर। अब 2 सेकेंड पर हम r की वैल्यू भी रख ले रहे हैं यहां पर, तो पहले तो हम यहां पर r की वैल्यू रखेंगे, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले m की वैल्यू रख रहे हैं, m की वैल्यू हो जाएगी 2, r की वैल्यू हो जाएगी 2 सेकेंड पर 4i कैप माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12 j कैप। ये तो हो गई r की वैल्यू। वेलोसिटी वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं पहले। वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन dr बाई dt, दैट मीन्स 2 माइनस 6 2i कैप माइनस 6t 2i कैप माइनस 6t j कैप, क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 6t j कैप। तो उस हिसाब से वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, अगर t की वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 12 j कैप। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 i का i के साथ क्रॉस क्या हो जाएगा 0, i का j के साथ क्रॉस क्या होगा k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस का 48 k कैप। फिर j का i के साथ क्रॉस क्या होगा, तो माइनस का k कैप, लेकिन यहां पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का k कैप, तो ये हो जाएगा 24 k कैप। दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 24 k कैप, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 48 k कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A geostationary satellite is orbiting the Earth at a height of 6r from the Earth's surface. R is the Earth's radius. What is the period of rotation of another satellite at a height of 2.5r from the each surface? तो यहाँ पर जब भी कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस केस में यहाँ पर जो टाइम पीरियड और रेडियस होती है उसके बीच में रिलेशन होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। उसके अकॉर्डिंग मैं अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूंगा तो उसको कितना टाइम लगता है, उसको लगता है 24 आवर्स। तो 24 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल या नीचे जो सेकंड वाला हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा टी डैश का स्क्वायर इक्वल टू, जब जियो से स्टेशनरी था तो उसकी हाइट सरफेस से 6 आर है, दैट मीन्स यहां से कितनी हो जाएगी, अगर मान लो ये अर्थ है तो अर्थ की रेडियस आर है, तो उस केस में और ये 6 आर है तो ये टोटल हो जाएगी 7 आर। और 2.5 आर अगर यहां से हाइट पर एक और ऑर्बिट बना दी जाए 2.5 आर, तो आर प्लस का 2.5 आर ये हो जाएगा 3.5 आर, और इसकी पावर हो जाएगी 3। दैट मीन्स यहां पर बनेगा 24 स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैंसिल करने पर 2, तो ये हो जाएगा इक्वल में 8। अब आगे अगर हम बात करें तो अगर इधर से हम स्क्वायर हटाते तो ये बनेगा 24 अपॉन टी डैश इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो आ जाएगा 2√2, तो टी डैश आ जाएगा 24 अपॉन 2√2। सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 12, और 12 को √2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6√2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 16 देखते हैं। A particle is executing SHM with time period t starting from mean position time taken by it to complete 5/8 oscillation। अगर मान लो SHM हो रही है तो SHM का मान लो एम्पलीट्यूड a है, तो यहां से a जाएगा, फिर a एंड a, टोटल एक ऑसिलेशन में कितना चलेगा 4a चलेगा, तो 5/8 ऑसिलेशन में कितना चलेगा 5/8 इंटू 4a, जिसको हम अगर सोल्व करें तो आ जाएगा 5/2a या फिर 2.5a, ऐसा होगा। अब यहां तक ये a चलेगा, इसके बाद में यहां से यहां चला a, मान लो रिटर्न में आया तो a यहां हो गया, और फिर इधर a/2, तो a/2 चलने में जो टाइम लगता है वो लगता है यहां पर a/2 जो करस्पॉन्डिंग होता है वो होता है t/2
12 के, और ए जो करस्पॉन्डिंग होता है वो होता है t/4 के, तो t/4 प्लस t/4। यहां पर अगर हम एलसीएम ले ले 12 तो ये हो जाएगा t प्लस 3t प्लस 3t। तो करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 470/12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन फिगर। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज। हमें यहां पर ये मालूम है कि ये जो v होता है, v मैक्स ये होता है किसके इक्वल, ओमेगा इंटू ए के, और ए कितना दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं v इक्वल टू ओमेगा ए मैक्सिमम के लिए, ये दे रखा है 0.4, ओमेगा हमें मालूम नहीं, उसको लिख दे रहा हूं मैं 2π/t, और यहां पर ए जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो यहां से जो t हो जाएगा ये हो जाएगा 2π/4, या हम बोल सकते हैं π/2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 18। द बैरोमेट्रिक प्रेशर एंड हाइट ऑन द अर्थ आर 10⁵ पास्कल एंड 760 mm रेस्पेक्टिवली। इफ इट इज टेकन टू मून देन बैरोमीटर हाइट विल बी। तो अगर हम मून की बात करें तो मून पर तो एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है, तो उस केस में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। 19 द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप अटेंड लिमिटिंग वैल्यू बिकॉज ऑफ। तो वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप ये किस रीजन से होता है, तो उसके ऊपर क्या लग रहा होता है, एयर की वजह से विस्कस फोर्स लग रहा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। इस वजह से जो भी आपका रेन ड्रॉप होती है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अचीव कर लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग सच दैट pt to the power 4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो पहले अगर हम p को pt पावर 4 यहां पर दे रखा कॉन्स्टेंट, हम वेलोसिटी और टाइम वॉल्यूम और टाइम की टर्म्स में अगर इसको फाइंड करेंगे तो p को क्या लिख सकते हैं हम, p को लिख सकते हैं हम n RT अपॉन v और t टू द पावर 4। दैट मीन्स यहां पर t टू द पावर 5 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, v के। अब आगे हम बात करें, यहां पर हम देख सकते हैं कि डेल v अपॉन v अगर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 5 डेल t अपॉन t। और हमें मालूम है कि वॉल्यूम के लिए जो हम यहां पर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकालते हैं वो क्या होता है, गामा डेल t। तो गामा की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी है, 5/t। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 21 की बात करें। फॉर मोनोएटमिक गैस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ ए गैस एंड टेम्परेचर T फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज p² T टू द पावर 6c। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर p² और T टू द पावर क्या जाएगा, माइनस का c। या फिर इसको लिख सकते हैं हम p² T टू द पावर माइनस c/2। यहां पर आगे अगर हम बात करें ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर हम बात करें तो स्क्वायर हटा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, p T टू द पावर माइनस c/2। यहां पर क्या होता है, p टू द पावर गामा और T टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो गामा की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और 1 माइनस गामा की वैल्यू जो यहां पर होगी वो कितनी होगी, तो वो थी यहां पर माइनस का c। तो यहां पर अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा गामा इक्वल टू एक बार इसको हम ऐसा देख लेते हैं कि यहां पर p² ये प्रोपोर्शनल किसके दे रखा है, T टू द पावर c के दे रखा है। यहां पर p² लिख दे रहा हूं और t को लिख दे रहा हूं मैं pv अपॉन nr की पावर कितनी हो जाएगी, c हो जाएगी। दैट मीन्स यहां पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा p टू द पावर 2 माइनस c v टू द पावर माइनस c। और इस केस में ये इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट के। तो यहां पर गामा क्या हो जाएगा,
इसको और आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा पी वी माइनस सी अपॉन 2 माइनस सी, तो गामा हो जाएगा माइनस सी अपॉन 2 माइनस सी। मोनोएटमिक के लिए हम गामा की बात करें तो गामा कितना हो जाएगा उस केस में, तो मोनोएटमिक के लिए गामा की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 5/3 इक्वल टू माइनस सी अपॉन 2 माइनस सी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3c, और 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2c, दैट मीन्स c इक्वल टू आ जाएगा 10/2। तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर भी हम गामा की वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10/2। यहां पर देखो, shown below are the black body radiation curves at temperature T1 and T2। यहां पर एक जो कर्व बना रखा है वो T1 पर बना रखा है, एक T2 पर बना रखा है, T2 ग्रेटर देन T1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज करेक्ट। पहली बात तो हमें ये पता है वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग लैम्बडा प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, तो अगर T2 ज्यादा है तो उस केस में उसके जो लैम्बडा की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब यहां पर देखते हैं T2 की वैल्यू और T1 पर लैम्बडा की वैल्यू अलग अलग आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम वाला केस नहीं आ रहा है। लैम्बडा मैक्सिमम के लिए बात होती है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। यहां पर तो सेम ही आ रही है, यहां भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर लैम्बडा 2 की वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है T2 पर। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। हम इधर देख सकते हैं कि लैम्बडा मैक्सिमम इसका यहां कहीं होगा और इसका लैम्बडा मैक्सिमम यहां कहीं होगा, तो लैम्बडा मैक्सिमम जो है वो T2 के लिए क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं लैम्बडा M2 जो होगी वो कम होगी लैम्बडा M1 से, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। 23 देखें, अमोंग द फॉलोइंग विच इज प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इनमें से बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस के लिए है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, पहली बात सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फील्ड लाइन से स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्जेस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दैट मींस इसका सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 24 देखो, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल इच ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्ज q इक्वल टू 20 माइक्रोकुलम। ये जो वैल्यू है ये 20 माइक्रोकुलम है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶। सिमिलरली ये भी कितनी है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶। इंसुलेटिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर, ये जो है ये 1 मीटर है। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड इन सीलिंग इट इज फाउंड दैट इज इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री। ये जो एंगल है ये 60 है। अब ये थ्रेड की लेंथ अगर सेम है तो ये भी 60 होगा और ये भी क्या होगा, 60 होगा। दैट मींस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 मीटर। टेंशन इन द स्ट्रिंग, यहां मान लो इसमें टेंशन है, तो ये टेंशन का, इस टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, टी कोस 60। तो ये जो टी कोस 60 आएगा ये किसकी वजह से आएगा, ये आएगा k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, कोस 60 वैल्यू होगी 1/2, k की वैल्यू जाएगी यहां पर 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 20 इंटू 10⁻⁶, Q2 20 इंटू 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहां से देखो पावर बैलेंस कर लेते, पहले 10⁻9 है, 6 है, 6 है, तो कितना बच जाएगा 10⁻3, और इन दो जीरो की वजह से 10⁻1 बचने वाला है। 9 इंटू 2 18 36, ये 2 भी इधर चला जाएगा तो 2, तो यहां पर आएगा 72 इंटू 10⁻1। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.2 न्यूटन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 25, if a charged spherical conductor of radius 15 cm has potential V at a point 10 cm from its center, then the potential at a point at distance 20 cm। मान लो ये एक स्फेयर है, तो यहां से इसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, यहां पर V दे रखा है। तो अगर ये कंडक्टर है तो यहां V है, तो यहां इसकी सरफेस पर भी कितना होगा, V होगा। और हमसे पूछा कहां गया, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमसे यहां से 20 सेंटीमीटर पर पहुंचा गया है। तो 20 सेंटीमीटर पर जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, V का, V डैश इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन R, और जो V है वो हो जाएगा KQ अपॉन सरफेस पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ अपॉन R।
दैट मीन्स वी डैश अपॉन वी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर अपॉन में आर। आर दे रखा है इसका 15, ये दे रखा है 20, दैट मीन्स 3, ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स वी डैश कितना आ जाएगा 3/4v। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 26 की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 मीटर। मतलब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 2√2 की है, दैट मीन्स ये हो जाएगी 2√2 इंटू √2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगी 4 मीटर। द पोटेंशियल एट द सेंटर, इसका जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर की यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2 मीटर। इसका मतलब हर एक पार्टिकल इसके सेंटर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यहां फॉर्मूला होगा हमारा KQ1 अपॉन R1 प्लस ऐसे ही KQ2 अपॉन R2। इसी तरीके से हम KQ3 अपॉन R3 और KQ4 अपॉन R4 लिख सकते हैं। KQ3 अपॉन R3, KQ4 अपॉन R4, ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल। तो यहां से K कॉमन ले लो और R भी अगर सब में सेम है तो R भी कॉमन ले लो। यहां पर क्या बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यहां पर K की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। R की जो वैल्यू होगी वो दे रखी है 2, और ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 इन सबको ऐड कर दे, +10 -5 5 -3 2 +4 6, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻6, ये हो जाएगा 3। तो 9 × 3 कितना हो जाएगा 27 × 10⁻3। तो 27 × 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं हम 27 किलोवोल्ट। 27 पर आ जाए। सपोज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इन ए मटेरियल वेरिड विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो Vd होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के। इलेक्ट्रिक फील्ड E एज Vd प्रोपोर्शनल √E। तो I जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया √E के। तो यहां पर Vd प्रोपोर्शनल लिखा हुआ √E। देन Vi ग्राफ फॉर ए वायर मेड ऑफ सच ए मटेरियल इज बेस्ट गिवन। तो जो E होता है ये प्रोपोर्शनल होता है ऑलरेडी V/L के इक्वल होता है E। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, E जो होता है वो V/L होता है, दैट मीन्स E प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा V के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रूट में V। I प्रोपोर्शनल √V को हम लिख सकते हैं I² प्रोपोर्शनल V, दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल I²। ये ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, Y प्रोपोर्शनल x² का जैसा ग्राफ होता है। Y प्रोपोर्शनल x² का ग्राफ कौन सा होता है, थर्ड वाला, पैराबोलिक ग्राफ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। 28 करेक्ट सेटअप टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेरीफाई के लिए जो हम सेटअप बनाते हैं उसमें अमीटर हमेशा बैटरी के सीरीज में लगता है और पोटेंस जो वोल्टमीटर होता है वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है। तो पहला ऑप्शन में तो ऐसा ही दे रखा है, तो पहला ऑप्शन पॉसिबल है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहां पर अमीटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में दे रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर वोल्टमीटर सीरीज में दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहां पर अमीटर पैरेलल में दे रखा है, सीरीज वोल्टमीटर सीरीज में दे रखा है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। 29 में अगर मैं यहां का पोटेंशियल VA लिखूं तो यहां पर बोला गया है जो करंट्स है वो यहां पर करंट्स और रजिस्टर उनकी वैल्यूज डायग्राम में गिवन है, और हमें बोला गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट B, हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट A। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल यहां पर बताना है। तो यहां से शुरुआत कर देता हूं। VA, यहां पर हमने बैटरी जोड़ी 1 वोल्ट की, तो यहां पर प्लस का 1 कर देता हूं। यहां करंट कितना आ रहा है, तो इधर से आ रहा है 1 एम्पियर और यहां जा रहा है 2 एम्पियर। दैट मीन्स अगर मैं जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग सोल्व करूं तो यहां 2 एम्पियर आ रहा है, जा रहा है, यहां से 1 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब 1 एम्पियर किस तरफ से आ रहा होगा, इस तरफ से। अगर यहां से 1 एम्पियर आ रहा है तो अगर मैं इस सर्किट को फॉलो करूं तो यहां पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 × 1,
क्योंकि यहां पर कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। फिर यहां पर बैटरी अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई, इसका मतलब माइनस का 2 इक्वल टू VB, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जो VA माइनस VB जो होगा उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट हम बात करें, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और ड्यू टू यूनिफॉर्म वायर इन गिवन फिगर। अगर इस तरीके का हमारे पास करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। रिमेनिंग अगर ऐसा एक लूप बन रहा होता है जिसको हम दो पार्ट्स में कट करते हैं, तो इस वाले करंट की वजह से और इस वाले करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस टाइप का जब सिमिलर वायर होगा तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो करंट के इनवर्सली रेशियो में होगा, और इस वजह से यहां पर हमेशा जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, जीरो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। A particle of charge q, mass m and kinetic energy E enters in magnetic field perpendicular to its velocity and undergoes a circular arc of radius r. Which of the following curves represent the variation of r with E? तो हमने r का फॉर्मूला पढ़ रखा है, √2me अपॉन में QB। तो अब यहाँ पर E में और R में हम रिलेशन निकालें तो वो कौन सा रिलेशन होगा, तो वो यहाँ पर पैराबोलिक रिलेशन होगा, लेकिन वो किस टाइप का होगा, ये वाला, क्योंकि हमें मालूम है कि y प्रोपोर्शनल √x का जो कर्व होता है वो इस टाइप का पैराबोला होता है x एक्सिस की डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 32। A solenoid has a core of a magnetic material with relative permeability 500. Number of turns in the solenoid are 500 meter and carry a current of 5 ampere. Intensity of magnetization, तो intensity of magnetization को हम क्या लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं काई इंटू एच। काई की वैल्यू क्या होती है, तो काई की वैल्यू होती है म्यू आर -1 और एच की वैल्यू हो जाती है एन आई। म्यू आर की वैल्यू कितनी है 500 -1, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये अप्रोक्सीमेट 500 ही होगा। एन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 500 और आई की वैल्यू दे रखी है 5। एन की वैल्यू 500 और आई की वैल्यू क्या दे रखी है 5। तो लगभग इसको 500 अगर हम ले तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 10 टू पावर 4, या हम लिख सकते हैं इसको 12.5 इंटू 10 टू पावर 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कब होती है, जब करंट की वैल्यू क्या होती है I/√2। I/√2 कहां पर होती है, जब जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है π/4। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, इन एन अल्टरनेटिंग RLC सीरीज सर्किट द वोल्टेज लीड्स द करंट। वोल्टेज जो करंट को लीड करेगी वो कब करेगी, जब XL की वैल्यू क्या होगी, XC से ज्यादा होगी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इंक्रीज देन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। तो यहां पर अगर मान लो एक बल्ब मैंने ऐड किया और फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या किया है, इंक्रीज किया, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो XL ही इंक्रीज होगा। XL इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स आपका जो Z है वो भी क्या करेगा, फिर उस केस में इंक्रीज करेगा, क्योंकि Z का फॉर्मूला क्या होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू ऑलरेडी XL की वैल्यू XC से ज्यादा थी, अब यहां पर XL की वैल्यू को और बढ़ाऊंगा तो जो Z की वैल्यू होगी वो और इंक्रीज करेगी, और Z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, दैट मीन्स यहां पर इंपीडेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ a long solenoid is L if its wire is wounded on another insulating tube with half the cross sectional radius and double the length, mu self inductance will be। अब अगर मान लो एक वायर को पहले मान लो एक R रेडियस के लूप में अगर हमने लपेट रखा था और बाद में हमने कुछ R2 रेडियस के लूप में हमने अगर उसको लपेटने की कोशिश करी, तो यहां पर क्या होगा, अगर N1 टर्न्स हमने दे रखे तो N1 इंटू 2πr1, ये फर्स्ट टाइम वायर की लेंथ हो जाएगी, और सेकंड टाइम उसी वायर की लेंथ अगर इस वाले कोयल में देखेंगे तो क्या हो जाएगी N2 इंटू 2πr2। तो यहां से हम ये बता सकते हैं कि जो N1r1 होगा या N2r2 होगा ये इक्वल होंगे, दैट मीन्स N और R का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अब L का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये क्या होता है म्यू नॉट
एन स्क्वायर पाई आर, यहाँ एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टन्स की बात होगी, न कि पर यूनिट लेंथ टन्स की बात हो रही है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, ये फॉर्मूला होता है। तो अब यहां पर ये वाला टर्म्स, तो अगर मान लो मैं आर को चेंज करूंगा तो एन भी चेंज होगा, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो एल जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। अब यहां पर क्या बोला गया है कि लेंथ को क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया। तो जो एल डैश हो जाएगा उसमें क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, ये वाली टर्म्स तो कांस्टेंट होगी, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो एल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। तो यहां पर एल डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर केवल लेंथ में क्या चेंज हो रहा है उसी पर चीजें डिपेंड करेंगी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 36, a particle of mass 1 mg has the same wavelength as an electron moving with a velocity of 3 × 10⁶. The velocity of the particle is, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, h/mv। और अगर मान लो यहां पर वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब यहां पर mv भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आएगा, m1v1 = m2v2। अब इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9 × 10⁻31। इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है 3 × 10⁶। 1 मिलीग्राम दे रखा है पार्टिकल का मास, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और साथ में v2, और v2 हमसे पूछा है। तो यहां पर ऑलरेडी इस 6 को उधर भेजूंगा, ये 6 प्लस का हो जाएगा, तो 31 - 12 अगर हम करेंगे, पहले 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, और साथ में 6 31 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -25, और उसमें से 6 और माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻−19, ये हो जाएगा v2। और अगर यहां पर पावर को हम -18 कर दे तो ये हो जाएगा 2.7 × 10⁻−18। तो v2 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें 37, इफ बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू 100 फेरियम 257, देन रेडियस ऑफ दिस एटम इन बोर्स यूनिट इज। तो यहां पर अगर हम बात करें तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है n² z, और यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, r0। अब यहां पर n की बात करूं तो n कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, उसके बाद में 8, फिर 18, फिर 32 और फिर 50। अगर यहां सबको जोड़े तो ये यहां तक कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, प्लस का 50। यहां पर अगर मुझे 100z चाहिए तो 100z के लिए मुझे कौन से ऑर्बिट में जाना पड़ेगा, 5th ऑर्बिट में जाना ही पड़ेगा। तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 5 का स्क्वायर, अपॉन में z कितना है इसका, 100 है, और r0, तो ये हो जाएगा 25/100 r0। तो 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 38, a solid state object of height 100 cm lies on the central axis in front of a spherical mirror whose focal length has absolute value 40 cm. The image of object produced by the mirror is of height 25 cm and has the same orientation of the object. One may conclude from the information. अगर मान लो यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर है, इधर कोई 100 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसकी इमेज यहाँ बोला गया कि सेम ओरिएंटेशन, मतलब ऊपर की तरफ ही बने, तो ऊपर की तरफ तब भी बन सकती है जब इमेज इस तरफ बने। अब इस तरफ इमेज कब बन सकती है, या तो ये f से कम हो ये डिस्टेंस, जो कि f से कम नहीं है क्योंकि f 40 और ये 100 है। तो अगर ये कॉनकेव होता तो वर्चुअल इमेज बनती, तो ये फोकल लेंथ के और इसके पोल के बीच में होता ऑब्जेक्ट, तो ही बन सकती थी। इसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज कैसी बन रही है, इमेज यहाँ पर वर्चुअल बन रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th ऑप्शन, इमेज इज वर्चुअल अपोजिट साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, यहां पर असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है। असर्शन है कि फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगुलर साइज ऑफ द
ऑब्जेक्ट इक्वल द एंगुलर साइज ऑफ द इमेज। अगर मान लो मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप की वजह से यहां बन रही है, तो ये जो एंगल होता है ये तो ऑब्जेक्ट के लिए और इमेज के लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो असर्शन तो इसका करेक्ट है। मैग्निफिकेशन इज अचीव्ड एज द स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट मच क्लोजर टू द आई देन 25 सेंटीमीटर एंड हेंस इट सबटेंड्स ए लार्ज एंगल। तो अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर इसके विदाउट देखता तो मुझे 25 सेंटीमीटर पर रखना पड़ता, इसलिए मुझे ये छोटा दिख रहा था। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा पास ले आऊं 25 से, तो और बीच में यहां पर क्या रख दूं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये इसकी इमेज को क्या दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इमेज को थोड़ा सा क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, लेकिन एंगल तो अभी भी क्या बन रहा है, उतना ही बन रहा है। ये एंगल जब हमारे आई पर बनता है तो हमारी जो आईज है वो इतनी कम डिस्टेंस के लिए उतना स्ट्रेन नहीं झेल सकती। दैट मीन्स ये वाला अगर ऑब्जेक्ट को मैं अगर 25 से कम रख रहा हूं तो वो आई पर एंगल ज्यादा सब्सटेंड करेगा, लेकिन वो हमें विदाउट इसके वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही, क्योंकि हमें ऑब्जर्व होने के लिए 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये बस क्या करता है कि इसकी इमेज को थोड़ा सा क्या बना देता है, दूर बना देता है। इसका मतलब जो रीजन है वो भी करेक्ट है, और इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ऑप्शन थर्ड। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट और इमेज तो हमारी आई पर सेम ही एंगल बनाने वाली, लेकिन हम उसको बड़ा इसलिए देख पा रहे हैं कि हम उसको काफी क्लोज हम रख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर से भी हम क्लोज रखकर हम उसको देख पाते हैं। तो उस केस में ये एंगल आई पर थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन। तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है? यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो पहली चीज, मिनिमम डेविएशन के केस में ये लाइन जो होनी चाहिए वो इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। यहां पर जो आई होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए ई के इक्वल होना चाहिए। तो स्टेटमेंट देखते हैं। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म, तो ये सिमेट्रिक होंगी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू इट्स बेस, ये इस बेस के पैरेलल हो जाती है, ये बात भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस, ये बात मैंने करी है कि आई जो होगा वो ई के इक्वल होगा, तो स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। व्हेन एंगल ऑफ इमरजेंस इज डबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये अगर थर्ड सही है तो ये तो फोर्थ तो वैसे रॉन्ग हो गया। तो यहां पर स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट ए, बी एंड सी आर ट्रू। 41 की बात करें। डायमेंशनली कंसिस्ट इक्वेशंस f इक्वल टू x अपॉन लीनियर डेंसिटी प्लस y। तो यहां पर f की x अपॉन लीनियर डेंसिटी की और y की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब f और y की डायमेंशन सेम होंगी, इसका मतलब y की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, f के इक्वल। मतलब इसका तो आंसर हो जाएगा ml t-2। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब बात आती है इनकी। यहां पर मैं अगर f को x बाई लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी मतलब लैम्बडा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्बडा। ये तो क्या हो जाता है m1 l1 t-2, और लैम्बडा क्या हो जाता है m बाई l। तो ये क्या बन जाएगा m2 l0 t-2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, स्टेट ऑप्शन फर्स्ट। द रोप shown at an instant is carrying a wave traveling towards right created by a source vibrating at a frequency f. Consider the following statement. अगर मान लो ये f फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, f होगी। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, लैम्बडा इंटू एफ। अच्छा, लैम्बडा क्या होता है, एक ये जो इंटरवल होगा, एक जो लूप होगा उसका, एक जो साइकिल होगा उसका लेंथ जो होगी वो क्या होगी, लैम्बडा होगी। तो अगर ये यहां से यहां तक ए बी दे रखा है तो ये पूरा जो लैम्बडा होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम ए बी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लैम्बडा की जगह 4 टाइम ए बी इंटू एफ, या इसको लिख सकता हूं 4f इंटू ए बी। तो पहला स्टेटमेंट तो यही है कि द स्पीड ऑफ द वेव इज 4 टाइम ए बी। तो पहला तो यहां पर करेक्ट हो गया। द मीडियम एट ए विल बी इन द सेम फेज एज डी आफ्टर 4/3 सेकंड। अच्छा, यहां से अगर ए को और डी का फेज डिफरेंस सेम हो तो यहां से वेव को, ये जो वेव है ये मान लो यहां इस पॉइंट पर है, तो जो पीछे वाली वेव होगी वो यहां कुछ ऐसे होगी। अगर इस फेज में आना है तो दैट मीन्स यहां पर इस वाले पॉइंट को यहां पहुंचना पड़ेगा, और इस पॉइंट को यहां पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा t/4।
तो t/4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 और t का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है 4f। तो यहाँ पर कितना टाइम लगेगा इसको 1/4f सेकेंड, जबकि यहाँ पर दे रखा 4/3f सेकेंड। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रोंग स्टेटमेंट हो गया, तो दूसरा यहाँ पर हो गया रोंग। द फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई, यहां से बी से अगर ई का बीच में देखें तो यहां पर π/2 का डिफरेंस, या यहां से यहां तक का जो डिफरेंस हो जाएगा उसको पाई बोल सकते हैं, और यहां से यहां π/2, तो ये कितना हो जाएगा 3π/2। तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 43 की बात करें, ए बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 1 mm वाइड and the result diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringes on both sides of central maxima. तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से डिफ्रैक्शन जब होगा तो यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर देखें तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर होता है ये 2 लैम्बडा dy/a। इसके बाद यहां पर पहली क्या बनती है डार्क फ्रिंज, और यहां पर क्या बनती है पहली डार्क फ्रिंज। जहां तक सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होता है वहां से क्या बनती है पहली डार्क फ्रिंज। तो इस 2 लैम्बडा dy/a की अगर वैल्यू निकालो तो 2 लैम्बडा हो गया यहां पर 600 इंटू 10⁻⁹, डी की वैल्यू है 2 और a यहां पर है 1 mm मतलब 10⁻⁻3। यहां पर ये हो जाएगा 24 इंटू 2 ये कम कर दो 3 ये कम कर दो 10⁻⁻, ये कितना हो जा रहा है 5 कम करेंगे तो 10⁻⁴, जिसको मैं लिख सकता हूं 2.4 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ये हो जाएगा 2.4 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। 44 की बात करें, मैच द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ गेट गिवन इन कॉलम 1 टू द गेट गिवन इन कॉलम 2। a+b कौन सा होता है, तो और गेट होता है, a डॉट b होता है एंड गेट, y इक्वल टू a बार होता है नॉट गेट, और ये होता है नैंड गेट। तो यहां पर फर्स्ट के लिए फोर्थ, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ये दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए, क्योंकि यहां पर फर्स्ट के लिए फोर्थ था तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। फिर सेकंड के लिए बी के लिए है थर्ड, तो अभी भी ये दोनों ऑप्शन की हम बात कर सकते हैं कि करेक्ट है। ऑप्शन सी की बात करें y इक्वल टू a बार, ये है सेकंड, जबकि यहां पर देखो फर्स्ट दे रखा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। और लास्ट क्वेश्चन हम देखें, द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग अलोंग द z एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो हमें पता है कि जो वेव की डायरेक्शन होती है वो किसके अलोंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की e क्रॉस b के अलोंग। अब हमें k वेक्टर चाहिए, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग दे रखी है स्पीड, तो स्पीड अगर k वेक्टर चाहिए तो पहली बात तो k के अलोंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि k के अलोंग होते तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि e क्रॉस b का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो k के अलोंग, तो k के अलोंग आना चाहिए। इसका मतलब ना तो ये k के अलोंग हो सकता है ना ये k के अलोंग हो सकता है। दूसरी बात करूं तो यहां पर दोनों ही j हैं, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि e और b दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। थर्ड, j क्रॉस k, हमने पहले बात करी कि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो k की डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और i क्रॉस j क्या होता है, k कैप होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फोर्थ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमारे 45 क्वेश्चन थे बड़े आसान से क्वेश्चन थे, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। और आसान कहने का मतलब ये है कि नीट के पैटर्न पर ये पूरे सटीक बैठता है। नीट का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो इसी तरीके का होता है। तो आप इसी तरीके से अगर अच्छा स्कोर करते रहेंगे, आगे भी आने वाली हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपने मार्क्स को बूस्ट करते रहेंगे। थैंक यू।